नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो स्वास्थ्य को लेकर हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह से पलटकर रख देगी। यह एक ऐसी कहानी है जहां इतिहास, अर्थशास्त्र और हमारी रोजमर्रा की खाने की थाली के तार आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापे की दर यानी ओबेसिटी रेट किस देश में है? सच कहूं तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो शायद अमेरिका हो। लेकिन रुकिए, इसका असली जवाब आपको पूरी तरह से चौंका देगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 61%। जी हाँ, और ये खिताब जाता है प्रशांत महासागर के एक बहुत ही छोटे से द्वीप को, जिसका नाम है नाउरू। मतलब वहां की 61% आबादी मोटापे का शिकार है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोई सोच भी नहीं सकता है ना। अब नाउरू की इस अजीबोगरीब स्थिति के पीछे आखिर क्या कहानी है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा बेसिक समझना होगा। विज्ञान की भाषा में मोटापे का वास्तव में मतलब क्या होता है? इसे मापने का सबसे आम और ग्लोबल तरीका है बीएमआई, यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसे निकालना बहुत ही आसान है। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऊंचाई को मीटर में नापिए, फिर वजन को किलोग्राम में, और अंत में बस वजन को ऊंचाई के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। बस ये एक सिंपल सा गणित का फॉर्मूला है। अब इस बीएमआई नंबर का करें क्या? खैर, इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हालांकि भारी भरकम बॉडी बिल्डर्स पर शायद ये फॉर्मूला पूरी तरह सटीक ना बैठे, लेकिन आमतौर पर अगर किसी का बीएमआई 30 या उससे ऊपर है तो उसे ओबेसिटी यानी मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि 30 से ऊपर का बीएमआई होने का सीधा कनेक्शन टाइप 2 डायबिटीज और दिल की गंभीर बीमारियों से है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। नाउरू, जो कभी प्राकृतिक संसाधनों से भरा एक खूबसूरत हरा भरा द्वीप हुआ करता था, वो आखिर इस आधुनिक स्वास्थ्य संकट का केंद्र कैसे बन गया? आइए इस रहस्य की तह तक जाने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखते हैं। इस द्वीप की कहानी किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं है। 1798 में एक ब्रिटिश जहाज ने इसे खोजा, फिर हथियारों के व्यापार के चलते यहाँ 10 साल लंबा एक भयानक गृह युद्ध हुआ। लेकिन 1900 में यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। फॉस्फेट के भारी भंडार। 1968 में आज़ादी मिलने के बाद फॉस्फेट की बदौलत 1975 आते आते नाउरू प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया। लेकिन ये बेहिसाब दौलत कुछ ही दिन की मेहमान थी। 2010 तक आते आते उनका ये इकलौता खजाना पूरी तरह खाली हो गया। उस सुनहरे दौर में एक बहुत बड़ी गलती हुई, दूरदर्शिता की कमी। विशेषज्ञों ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि फॉस्फेट खत्म होने वाला है। लेकिन पता है, 1982 में वहां के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स बोप ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, आने वाला कल अपनी देखभाल खुद कर लेगा। मतलब भविष्य को लेकर एक भयानक लापरवाही। और इस बेतहाशा माइनिंग का नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। आज की तारीख में नाउरू की 90% जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जरा सोचिए, पूरी की पूरी आबादी अब सिर्फ द्वीप के उस 10% बाहरी किनारे पर रहने को मजबूर है, जो थोड़ा बहुत रहने लायक बचा है। इस तबाही ने नाउरू की आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैडमियम जैसे जहरीले तत्वों ने वहां के भूजल को दूषित कर दिया, जिससे किडनी और हड्डियों की गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया। हालत ये है कि अब वहां की जमीन पर फल या सब्जियां तक नहीं उगाई जा सकती। और तो और कोरल रीफ्स इतनी बर्बाद हो गईं कि वहां लोकल मछलियां पकड़ना भी नामुमकिन हो गया। तो जब खेती नहीं हो सकती, मछली नहीं पकड़ सकते, तो लोग खाएंगे क्या? भुखमरी से बचने का बस एक ही रास्ता बचा था, बाहर से आने वाले डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड खाने पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। यहीं से शुरू होती है जंक फूड की पाइपलाइन। आज नाउरू के खाने की सच्चाई सच में परेशान करने वाली है। पीने का पानी तक बाहर से आता है। लोगों का मुख्य खाना बन चुके हैं सस्ते प्रोसेस्ड डब्बे वाले फूड्स, सफ़ेद चावल और इंस्टेंट नूडल्स। ये सब ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगाए जाते हैं। इनमें नमक, चीनी और बनावटी चीज़ों की इतनी भरमार होती है कि ये सीधे तौर पर मोटापे को दावत देते हैं। वैसे ये संकट सिर्फ नाउरू की कहानी नहीं है। पड़ोस के अमेरिकन समोआ में भी ठीक ऐसा ही हुआ। वहाँ के लोगों का मुख्य आहार बन गया है टर्की टेल्स। असल में ये टर्की पक्षी का पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसमें 75% तक फैट होता है। अमेरिका में इसे कचरा माना जाता है, लेकिन गरीब देशों में इसे सस्ते दामों पर भेजकर उनका मुख्य खाना बना दिया गया है।
इस स्थिति को ग्लोबल पॉलिसियों ने और भी उलझा दिया है। जब 2007 में समोआ ने इन अस्वस्थ चीजों के आयात पर बैन लगाने की हिम्मत दिखाई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के चलते 2013 में उन्हें मजबूरन ये बैन हटाना पड़ा ताकि वो ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बने रह सकें। यही सेम पैटर्न हमें टोंगा में भी देखने को मिलता है। टोंगा अपनी ताज़ा और सेहतमंद मछलियां तो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देता है, लेकिन अपने नागरिकों को खिलाने के लिए वो बाहर से सस्ते मटन फ्लैप्स मंगाते हैं। ये भेड़ के पेट का वो अपशिष्ट हिस्सा है जिसमें बेतहाशा फैट होता है। अमीर देशों में अक्सर इसे पालतू जानवरों को खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ इसे इंसानों के खाने के लिए आयात किया जाता है। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो एक बात साफ हो जाती है। ताज़ा खाने की जगह प्रोसेस्ड जंक फूड का आ जाना सिर्फ कुछ प्रशांत द्वीपों की समस्या नहीं है, ये आज एक बहुत ही बड़ी और व्यवस्थित ग्लोबल महामारी का रूप ले चुकी है। इसके सबूत हमें पूरी दुनिया में मिलते हैं। मेक्सिको को ही ले लीजिए, वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत बेतहाशा अधिक है। अमेरिका में 36% वयस्क मोटापे का शिकार हैं, जो उसे दुनिया में 12वें नंबर पर रखता है। सोर्सेज बताते हैं कि कई बड़े कॉरपोरेट्स जनता की सेहत से ज्यादा अपने मुनाफे पर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि कई बार साइंटिफिक रिसर्च को इस तरह से फंड किया जाता है जिससे मोटापे का सारा दोष खराब डाइट से हटकर सिर्फ कसरत की कमी पर आ जाए। और हाँ, ये सब सिर्फ खाने पीने का खेल नहीं है, हमारे शहरों की बनावट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक तरफ वो शहर हैं जिन्हें कार केंद्रित बनाया गया है, जहां हर छोटे काम के लिए ड्राइविंग अनिवार्य है, जिससे शारीरिक गतिविधि एकदम ना के बराबर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और जापान के कई शहर हैं जिन्हें एक्टिव रखा गया है। वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने और साइकिल चलाने का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि दिन भर की भागदौड़ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या आज का ये स्वास्थ्य संकट और मोटापा सच में सिर्फ हमारी अपनी गलतियों और व्यक्तिगत पसंद का नतीजा है, या फिर ये ग्लोबल ट्रेड, पुराने शोषण और हमारे शहरों की उस बनावट का परिणाम है जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी व्यवस्था को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।